नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालनी होगी आज की सुर्खियों पर। झारखंड में राज्यसभा चुनाव का संग्राम, 2 सीटों पर सरगर्मी और सस्पेंस बरकरार। दस साल की बीमारी से जूझ रहे युवक ने दी जान, घर में संदिग्ध स्थिति में मिला शव। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण हादसा, खड़े ट्रेलर से टकराया डंपर, चालक गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर जू की शान रही शेरनी जोया ने दुनिया को कहा अलविदा, वन्यजीव प्रेमियों में शोक की लहर। समिट में मोदी ट्रंप की मुलाकात, प्रमुखता से उठा भारतीय नाविकों का मुद्दा। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे हम राज्यसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए गुरुवार को मतदान होने जा रहा। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक झारखंड विधानसभा परिषद में मतदान की प्रक्रिया चलेगी, जिससे राज्य के सभी 81 विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के बाद शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होने की संभावना है और इसके साथ ही दोनों सीटों की तस्वीरें साफ हो जाएगी। बता दें कि चुनावी गणित के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार वैद्यनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि दूसरी सीट को लेकर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी आमने सामने दिखाई दे रहे। विधानसभा के न्यायाधिकरण हॉल में विधायकों द्वारा मतदान किया जाएगा। वहीं राजनीतिक दलों के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती अपने अपने विधायकों को एकजुट बनाए रखना है। क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं को देखते हुए दोनों खेमों ने विशेष रणनीति तैयार की है। बता दें कि एनडीए ने अपने विधायकों को रांची के एक होटल में ठहराकर लगातार बैठक और मॉक पोल आयोजित किए, जबकि महागठबंधन ने भी अपने विधायकों के साथ कई दौर की बैठक कर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया है। बता दें कि गुरुवार सुबह कांग्रेस और एनडीए के विधायक बसों के जरिए पहुंचे और साफ तौर पर यहां पर अगर हम बात करें तो महागठबंधन के नेता, जिसमें से जेएमएम हो, कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, ये लोग अपने अपने वाहन से पहुंचे। इसी के साथ कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई और दोनों खेमे में कहीं ना कहीं एक विश्वास नजर आ रहा था और दोनों खेमे की ओर से बड़े बयान दिए जा रहे थे। सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं कि एनडीए के नेताओं और महागठबंधन के नेताओं ने विधानसभा पहुंचकर क्या कुछ कहा है। किया होगा, बंदोबस्त किया होगा लोगों ने। बहुत सारे दोस्त मित्र हैं, वो करते हैं, दिखाते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के भरोसे जीत का डंका बजेगा ऐसा है। आप सर कितने आश्वस्त हैं? अपने बारे आश्वस्त हैं, एक वोट हमारा जाएगा एनडीए को। और जीत को लेकर? जीत हमारा विषय नहीं है, उम्मीदवार हैं, पार्टी के नेता हैं, ये लोग जानेंगे। जीत के बारे चिंतित उनको होना चाहिए, जीत के लिए कोशिश उन्होंने किया है। हम लोग तो अपना वोट एक लेकर आए हैं, एक वोट हमारा रहेगा। बाकी वोट की व्यवस्था क्या है, कैसा है, बेहतर तरीका से उनको अंदाजा है, मगर देखने से आश्वस्त लग रहा है। 100% बसों में दोनों सीट कह रहे हैं कि कुछ खेला होगा। कौन खेला होगा? कुछ नहीं होगा, है मतलब जीतते हैं एकदम 100%। बीजेपी के लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि 30 से अधिक वोट आएगा। 35 वोटों का दावा है दादा। अरे दावा तो ठीक है, वो 5 बजे तक दावा चलेगा, उसके बाद जीत के लिए कितना स्वस्थ है मैडम पूर्णिमा जी, ठीक है। 4 बजे 4 बजे ज्यादा विधायक आए हैं, दूसरे गेट से आना पड़ा क्यों? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं रांची में सरगर्मी तेज हो गई है और शाम तक अब यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जनाधार किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा। ये तो बात रही राजधानी रांची की, लेकिन अब हम बात करेंगे बोकारो जिले की। आपको बता दें कि बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर
2D स्थित एक आवास में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। दरअसल लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक युवक का शव उसके कमरे में फंदे से लटके मिलने से कहीं ना कहीं इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद परिवार और आसपास के लोगों में शोक की लहर है। मृतक की पहचान अमित कश्यप के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अमित पिछले करीब 10 वर्षों से लकवा की बीमारी से पीड़ित था। बीमारी के कारण उसकी दिनचर्या और सामान्य जीवन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे वह मानसिक तनाव में रहने लगा था। मृतक के भाई अनमोल कश्यप ने बताया कि वह अपनी मां को इलाज के लिए रांची ले गए थे। शाम को घर लौटने पर जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। अमित कमरे में पंखे से लटका हुआ था। वहीं घटना की जानकारी तत्काल पड़ोसियों और पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सिटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। और मेरी माँ आज सुबह में रांची गए थे, तो शाम को जब आए हैं तो देखे कि मेरा भाई पंखे से लटका हुआ था। अच्छा, मतलब किसी के साथ कोई विवाद हुआ जैसे क्या? विवाद नहीं था, असल में बहुत दिन से 10 साल हो गए से पैरालिसिस था, पहले कुछ तो करता नहीं था। नहीं, हमको लगता है कि थोड़ा अपने आप से परेशान है, इसी कारण। जिस समय घटना घटा तो उस समय आप लोग कहाँ थे? आप लोग बता रहे ना कि हम लोग रांची गए थे। तो फिर आपको कैसे सूचना मिला इसकी जानकारी? सूचना नहीं मिला, जिस टाइम घर आए ना तब देखे। घर आए तब तक खुला हुआ था। क्या नाम था मृतक का? क्या नाम है? वरीय पदाधिकारी द्वारा मुझे सूचना मिला गया। इसके दरमियान पेट्रोलिंग से मैं 2D 3-023 क्वार्टर पहुंचे। वहाँ वरीय पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वहाँ फांसी लगाकर एक आदमी को मृत्यु हो गया है। इस चीज के देख के लिए हम पोस्टमार्टम के आए और इनको DGH ले जाकर मर्चरी में रखवाने जा रहे हैं। देखने से क्या प्रतीत हो रहा है सर? क्या लग रहा है कि आत्महत्या क्या है कि गला में तो निशान है। रुख अब पश्चिम बंगाल का करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के रानीगंज के मंगलपुर सिल्पा तालुक क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। दरअसल तेज रफ्तार डंपर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से पीछे से जा भिड़ी, जिससे डंपर चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 16 पहिया डंपर राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि डंपर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में ही फंस गया। गंभीर रूप से घायल चालक की पहचान शेख राजन के रूप में हुई है, जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले का रहने वाला है। उसे तत्काल इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नहीं था, ठीक है। इसके वजह से इसका आते आते साइड से गाड़ी आया, नहीं इंडिकेटर 4 इंडिकेटर कुछ भी नहीं, गाड़ी आया इसको आके टच कर दिया। टच करने के बावजूद इसका बैक लाइट ने कुछ भी नहीं था टेलर का। ये कहाँ का है, कोई जानकारी मिला? गाड़ी तो बंगाल का ही है, यहाँ का है, लोकल गाड़ी है। समझ में नहीं आ रहा कौन है, समझ में बाद में आ जाएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा। क्या कैसा स्थिति कैसा है, क्या ड्राइवर का? अभी अवस्था तो मोटा मोटी बहुत टाइम भी लग गया, बहुत कोशिश की निकालने का, गेट फंसा हुआ था, किरान आने में टाइम भी लग गया। इसके वजह से बहुत कोशिश किया हम लोग, लेकिन निकाल नहीं पाए। अब कैसे गाड़ी का नंबर प्लेट है, वो गाड़ी का जो गाड़ी का टेलर जो टेलर खड़ा हुआ था, 4 इंडिकेटर या कुछ भी नहीं था, साइड में लगा के था। उसका नंबर प्लेट दिए हम लोग, सब कुछ। बात जमशेदपुर की करेंगे। आपको बता दें कि जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में अफ्रीकी शेरनी जोया का निधन हो गया। बढ़ती उम्र और लंबे समय से चल रही बीमारी के कारण उसने अंतिम सांस ली। जोया की मौत की खबर से जू प्रशासन के साथ साथ वन जीव प्रेमियों में भी शोक की लहर है। जू प्रबंधन के अनुसार जोया को महज 6 महीने की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से जमशेदपुर लाया गया था। इसके बाद वो वर्षों तक टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क का प्रमुख आकर्षक बनी रही। अपनी शानदार मौजूदगी और व्यवहार के कारण वह पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय थी।
बता दें कि पिछले कुछ समय से जोया उम्र संबंधित समस्याओं और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से जूझ रही थी। विशेष पशु चिकित्सकों की निगरानी में उसका लगातार इलाज जारी था, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण उसकी स्थिति लगातार कमजोर होती गई। आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। जो प्रशासन ने बताया कि जोया ने अपने जीवन काल में हजारों पर्यटकों को आकर्षित किया और पार्क की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। उसकी मौत से पार्क परिवार ने एक अहम सदस्य खो दिया है। जू परिसर में उसके निधन के बाद कर्मचारियों और वन जीव प्रेमियों ने उसके सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित की। बात करेंगे हम G7 सम्मेलन को लेकर। आपको बता दें कि फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने, वैश्विक सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर कई अहम चर्चा की। आपको बता दें कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान मारे गए भारतीय नाविकों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इस मामले में आवश्यक सहयोग और जानकारी साझा करने की अपेक्षा जताई। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और विदेशों में कार्यरत भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक को भारत अमेरिका रणनीति साझेदार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साफ तौर पर बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि इस वार्ता से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए आयाम खुल सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समन्वय और मजबूत होगा। अगली खबर धनबाद से आई है। आपको बता दें कि जिले के निरसा में बुधवार शाम राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर उस वक्त अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया जब एक चलती स्कॉर्पियो कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में मात्र 8 महीने पुरानी स्कॉर्पियो जलकर पूरी तरह राख हो गई। गनीमत ये रही कि समय रहते वाहन सवार सुरक्षित बाहर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। यह हादसा निरसा के पुराने थाना से लगभग 100 मीटर दूर धनबाद की ओर जाने वाली सड़क पर शाम करीब 7:30 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चलती गाड़ी से अचानक धुआं और लपटें उठती दिखाई दी। आग इतनी तेजी से फैली कि वाहन सवारों को संभलने और गाड़ी को बचाने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। आप भी सुने क्या कुछ कहना प्रत्यक्षदर्शियों का। लगा हुआ गाड़ी क्या क्या आप क्या देखे? आप क्या देखे? लोग आ रहे थे, हमारे सामान से आ रहे थे, देखे गाड़ी आ रहा है, अचानक से लग गया। तो गाड़ी में कोई लोग भी थे क्या? उतरे? क्या देखा? आदमी जितना सब निकल गए। कितने लोग थे उसमें? 4-5 आदमी थे। मतलब किसी का कैजुअलिटी कुछ नहीं। बात करेंगे देवघर जिले की। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 को भव्य, दिव्य और शिवमय बनाने की तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में देवघर के सूचना भवन में सांस्कृतिक दलों के चयन के लिए महा ऑडिशन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जिले से आए करीब 65 दलों ने हिस्सा लिया। कलाकारों ने भजन, लोकगीत, ढोल, डमरू और पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुतियों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। जिला संपर्क विभाग के अनुसार चयनित दलों को ए, बी और सी ग्रेड में वर्गीकृत किया जाएगा और उन्हें प्रतिदिन 5,500 से 7,000 रुपये तक का मानदेय दिया जाएगा। श्रावणी मेले के दौरान चयनित दल कांवरिया पथ, दुमका बॉर्डर और विभिन्न सांस्कृतिक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं का स्वागत करेगा। श्रावणी मेला 2026 के लिए हम लोगों ने अखबार के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करवाया था कि जो भी इच्छुक लोग हैं, कला दल है, जो संगीत प्रेमी है, वो भरे फॉर्म को। और इसके रिगार्डिंग में उन्होंने फॉर्म भरा यहाँ पे। तो ये 2 दिन का कार्यक्रम है। आज और कल ऑडिशन होना है लोगों को। आज कुल 65 लोगों का जो टीम है उनका ऑडिशन हो रहा है और इसी से हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे कांवरिया लोग आते हैं, जो देवतुल्य श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। तो हम उनके मनोरंजन के लिए हम लोग स्टेज के ऊपर प्रोग्राम करवाते हैं ताकि उनकी थकान है वो आराम हो सके, थकान मर सके। इसके लिए हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं। क्या कुछ कलाकारों को श्रेणियों में भी बांटा गया है कि क्या है? ये परफॉर्मेंस के अनुसार से हम लोग करेंगे। 3 श्रेणी है कि झूठी दुनिया को मन से हटा ले,
ध्यान भोले के चरण में लगले, कि झूठी दुनिया को मन से हटले। ध्यान भोले के चरण में लगले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। इसी तरीके का और भी सॉन्ग। रुके एक बार फिर देवघर का ही करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड सरकार जहां हर जरूरतमंद तक आवास योजना का लाभ पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं देवघर के करो प्रखंड के पथरोल पंचायत स्थित सिमरा गांव में एक विधवा महिला ने उपेक्षा का आरोप लगाया। दरअसल पीड़िता दुखनी देवी का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जियो टेंडिंग के दौरान उनके घर को प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, जबकि आसपास के अन्य लाभुकों का काम किया गया। महिला का दावा है कि कई बार अधिकारियों और प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिली। दुखनी देवी ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। हालांकि इस मामले में संबंधित विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि प्रशासन जांच के बाद क्या कुछ कदम उठाता है। घर का दिक्कत है तो जियो टैगिंग करने आया था यहाँ, हमने नहीं कर को नहीं किया। काहे नहीं किया? कैसे कहा? तो आपको आवास मिला? हाँ। घर मिलल? नहीं, कोई नहीं मिलल। नहीं मिला। अभी कहाँ रहते हैं वर्तमान समय में आप? यहीं रह जाओ। किसके घर में? ये अपन भीनू माटी के घर में। इसी में रहते हैं। हमारा घर का दिक्कत है, 3 ठो लड़का है और हमारा दिक्कत यही है। 3 बेटा है? हाँ। और एगो मर गया, 2 ठो बचा है। इसी का पत्नी था? हाँ। क्या उसके बाद क्या होगा? इसमें दिक्कत यही है, हमारा जो घर यहाँ देखे फोटो कर लेके और हमारा रुक कहते रहिए, हमारे नहीं सुन लगे। मतलब जियो टैगिंग आपका बगल में किया और आपको नहीं किया? हाँ। अच्छा। तो इसलिए हम मैंने आज बुलाए हैं। तो झारखंड सरकार से आपका क्या मांग रहेगा? हम मांग रहे हैं घर। बोला आगू दिन में वीडियो साहब है, हमसे नहीं होगा। हम कागज पेपर लगा के वीडियो साहब के दिखाते हैं, लेकिन वो बात नहीं मानते। बोला हमको अब नहीं होगा। वीडियो साहब? हाँ, वीडियो साहब बोलते हैं, बोला हमसे अब नहीं होगा, बहुत दिन हो गया बोल। तो हम यही बेटा पुतो कष्ट में रखते हैं गुजर करके। मुखिया जी के पास गए थे आप? मुखिया जी के पास गए हैं, बोले हम लोग क्या करते हैं, घर खत्म हो गया। बोल नहीं है। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।